बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला आपका। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। इंतज़ार जिस चीज़ का किया जा रहा था कि कौन सा मुल्क आगे बढ़ेगा और सीज़ फायर कराएगा और सालिसी का किरदार अदा करेगा ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, या इसको कैसे रोकना होगा, कौन आएगा इसके दरमियान, फाइनली उसका फ़ैसला हो चुका है। और कहा जा रहा है कि रशिया, यूएसए और कतर की जानिब से ये सालिसी का किरदार अदा किया गया और उनकी जंग बंदी फाइनली हो चुकी है। जंग बंदी के बाद सिचुएशन ये है कि कुछ ऐसी खबरें आती रहीं कि दोनों ममालिक की तरफ से शायद कुछ सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं। इसराइली मीडिया ये रिपोर्ट करता रहा कि ईरान ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की है, जबकि ईरान के अंदर भी कुछ ऐसे धमाकों की आवाज़ें सुनी गई कि शायद इसराइल ने अटैक कर दिया। लेकिन अभी सिचुएशन जो है वो बताई जा रही है कि थोड़ी नॉर्मल है। ट्रंप का एक बयान जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो काफ़ी गुस्से में भी नजर आया और उन्होंने कहा कि मैं ईरान से नाराज़ हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा मैं इसराइल से भी नाराज़ हूँ, क्योंकि दोनों मुल्क जो हैं वो नहीं जानते कि वो लड़ रहे हैं तो वो क्यों लड़ रहे हैं। उसके ऊपर उन्होंने बात किया। तो हम कोशिश करेंगे इस सूरत हाल का अहाता करें। इसके साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान की पोजीशन के बारे में, पाकिस्तान की सिफारतकारी जो है वो कैसी रही है इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। बहुत ही टाइट रोप थी, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान। उसके बाद अगर हम गल्फ़ कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ पर भी हमें अपने ताल्लुकात जो अच्छे रखने हैं, वो किस तरह से रहे इस पर बात करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे कि 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई की दरख्वास्तें जो हैं, उनको ज़मानत की दरख्वास्तें उनको मुस्तरद कर दिया गया। आज मुलाकात के लिए इमरान खान की बहन अलीमा खान जो है वो गई थी और वहाँ पर जब उनसे बात की गई मीडिया की जानिब से, मुख्तलिफ नुमाइंदों की जानिब से, तो उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है जो कि मानी खेज़ भी लग रहा है। और सवाल ये उठता है कि उनको ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई। उन्होंने कहा कि लगता है कि माइनस इमरान खान हो चुका है। इसकी क्या रीज़न है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनका करवा देती हूँ। हमारे साथ मोहम्मद अली सरफराज साहब मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, को वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच में ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच अफनान साहब ज्वाइन करने के लिए। एंड एयर मार्शल रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। खालिद चिश्ती साहब, आपसे मैं आगाज़ कर लेती हूँ। मौजूदा सिचुएशन, सीज़ फायर फाइनली 12 दिन की इस जंग के बाद हो चुका है, लेकिन उसके बाद ऐसी खबरें आती रहीं कि सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी भी हो रही है। इसराइल ईरान के ऊपर इल्ज़ामात लगाता रहा, उसके बाद जवाब देने की भी बात करता रहा। एनालिसिस अपना रखिएगा सारी सिचुएशन के ऊपर सबसे पहले तो। बहुत शुक्रिया आयशा मुझे इनवाइट करने का। ये देखिए कि ये जो कॉस्ट है ईरान ने जो दी है, जाहिर है ये सारा कुछ उसी का आउटकम है, और जो रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन दिखाई है। जब भी एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला करता है तो उसके अपने वॉर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसका टारगेट होता है कि उसने जंग में हासिल क्या करना है। ईरान के जितने मकसद थे, जाहिर है उसका एक एम था। लेकिन एक चीज जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये है कि जब आप जंग शुरू कर देते हैं एज ऑफेंसिव या फेंड करते हैं किसी मुल्क को और उसको डिफेंस पर मजबूर करते हैं, तो जब उसका रिस्पॉन्स आता है तो उस पर डिपेंडेंट होता है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स या वॉर के आपने जो आउटलाइन किया था कि हमारा नतीजा क्या निकलेगा, उस पर डिपेंडेंट हो जाता है। यानी ये नहीं होता कि आप अपने वॉर ऑब्जेक्टिव शुरू करें और फिर वही आप समझे अचीव हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि कॉम्प्रोमाइजेस शुरू हो जाते हैं। दो चीजों पर डिपेंडेंट होता है। जब आप ऑफेंस करते हैं तो आपके वॉर ऑब्जेक्टिव किस पर डिपेंडेंट होते हैं? वो दो चीजें बोल रहे थे। एक होता है दुश्मन की सलाहियत या काबिलियत, और एक दुश्मन का रिजॉल्व या डिटर्मिनेशन, इस पर होते हैं। अब मेरा ख्याल है आपके व्यूअर ज्यादा रिलेट कर पाएंगे अगर मैं पिछले महीने की जंग को क्विकली रिलेट करूं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में क्या था। हिंदुस्तान ने हम पर इम्पोज करने की कोशिश की थी अपने वॉर ऑब्जेक्टिव्स, हमें टेररिस्ट डिक्लेयर करने की कोशिश की थी। फिर मुसल्लह अफवाज ने, इस मुल्क की इस कौम ने, पाकिस्तानी कौम ने और पाक फिजाइया ने जब हिट बैक किया तो आपने नोट किया होगा कि ना सिर्फ अपने गोल मॉडिफाई किए, बल्कि हमने दो चीजों से जवाब दिया था, एक अपनी सलाहियतों से और अपने रिजॉल्व और डिटर्मिनेशन से, जिससे ना सिर्फ गोल चेंज हो गए बल्कि हमने एक प्रोहिबिटिव प्राइस इंपोज की थी हिंदुस्तान पर कि अगर आप जंग जारी रखना चाहते हैं और अपने गोल्स हासिल करना चाहते हैं तो आपको एक कीमत देनी पड़ेगी। हर मुल्क उसकी कीमत देने की पोजीशन में नहीं होता, जिस तरह हिंदुस्तान नहीं था, जिस तरह इसराइल नहीं था। तो आप देखिए हिंदुस्तान ने भी सीज फायर के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट से रब्ता किया और इसराइल को भी जब आमादा किया तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने किया। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने 10-12 दिन पहले क्यों नहीं कहा कि सीज फायर कर ले दोनों मुल्क? क्योंकि वॉर ऑब्जेक्टिव्स उनको लग रहा था कि वो अचीव कर लेंगे। ईरान की क्या वजह थी कि जिसकी वजह से ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो सके? यही मैं अर्ज कर रहा हूँ। ऑल्दो लिमिटेड कैपेबिलिटी, उस तरह तो नहीं जिस तरह पाक फिजाइया या पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की और पाकिस्तान के लोगों की थी, उधर भी बहुत रेजिलियंस थी, क्योंकि ईरानी कौम भी 5000 पुरानी तहजीब है, साल पुरानी, और ये कोई कौम नहीं, सिर्फ एक
तहजीब है। और चिश्ती इन्होंने बहुत सारी जंगें लड़ी वॉर हैं ऑब्जेक्टिव्स जो रहे हैं इजराइल के या अमेरिका के इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, उनके ऊपर तो मैं बात करती हूँ, लेकिन उससे पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जाना, क्या ये सीज फायर जो है ये लॉन्ग लास्टिंग होगा? डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनको शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं, उनकी तरफ मैं ये सवाल लेकर चलती हूँ। डॉक्टर साहिबा, आपको क्या लगता है जो सीज फायर अब हो चुका है फाइनली, जिसका इंतजार कर रहा था, पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई थी इस कॉन्फ्लिक्ट पर, और लग ऐसा रहा था कल रात तक ईरान के कतर के ऊपर, कतर में जो अमरीकी अड्डे हैं उनके ऊपर अटैक के बाद, कि ये मजीद बढ़ ना जाए, ये जंग जो है फैल ना जाए, आपको लगता है ये सीज फायर लॉन्ग लास्टिंग होगा, और या फिर सालिसों को इंश्योर करवाना पड़ेगा, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा? देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं, टू बिगिन विद, जब ये सीज फायर हुआ तो सब लोगों का ये ख्याल था कि इस सीज फायर में एक वाइल्ड कार्ड है, और वो वाइल्ड कार्ड था इजराइल का। और जैसे ही सीज फायर हुआ उसके इमीडिएटली इजराइल ने वायलेशन की, ये कह के कि जी ईरान ने मिसाइल दागे, और ईरान ने उसकी इमीडिएट डिनाइल भी की। तो ये तो चलिए आप कह सकते हैं कि टीदिंग इश्यूज थे जो सीज फायर के बाद चल रहे हैं, और जिस स्ट्रांगली वर्डेड स्टेटमेंट आया प्रेसिडेंट ट्रम्प का, तो ऐसा लग रहा है कि इन द शॉर्ट रेंज तो वो इस सीज फायर को मेंटेन कराएंगे। लेकिन ये बात तो हमें जहन में रखनी है ना कि ये 40 साल पुरानी मखासमत है, ये कोई आज की मखासमत थोड़ी है। और जो रिजीम चेंज की ख्वाहिश है वो भी 40 साल पुरानी है, तो अमेरिका की भी है और वो इजराइल की भी है। लेकिन मैं समझती हूँ फॉर नाउ अगर आप इस सीज फायर को देखें तो इट इज लार्जली जो ईरान की अमली थी इस जंग में, ये इन सम वेज उसका डिविडेंड है, क्योंकि जो कतर पे ईरान ने हमला किया वो सिंबॉलिक था, उसको पहले अमेरिका की उसकी इत्तला दे दी थी, और मेरा ख्याल है कि अमेरिका और ईरान दोनों फेस सेविंग देख रहे थे। बहुत सख्त रेजिस्टेंस थी प्रेसिडेंट ट्रम्प को इनसाइड यूएस इस एक नई वॉर को इनिशिएट करने के हवाले से। तो आई लार्जली थिंक कि इन द शॉर्ट टर्म तो ये सस्टेन करेगा, लेकिन क्या ईरान के साथ अमन हो गया है? बिल्कुल नहीं थी, प्रॉब्लम्स हैं और वो प्रॉब्लम्स रहेंगी। ठीक है, अफनानुल्लाह साहब, आप क्या समझते हैं वॉर ऑब्जेक्टिव्स जो हैं अमेरिका के या इसराइल के, अमेरिका तो बाद में कूदा इस जंग के अंदर, वो क्या रहे हैं इस जंग में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो वॉर ऑब्जेक्टिव से जो इन्होंने बताए थे दुनिया को, वो तो दो बताए थे। एक ये बताया था कि हम ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको तबाह करना चाहते हैं, और उनकी जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह करना चाहते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा था रिजीम चेंज इन तेहरान। तो जो सेक्टिव है वो तो बिल्कुल भी अब अचीव नहीं हुआ, तो सबके सामने ही है। जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो काबिल बहस बात है कि ज़रूर अमेरिका ने GBU-57 जो बॉम्ब्स हैं वो गिराए हैं फोर्डो पे, और नतान्स के ऊपर भी बम्बार्डमेंट बहुत दफ़ा हुई है। अब ये खबर तो आ रही है कि उन्होंने जो एनरिच यूरेनियम थी वो निकाल ली थी वहाँ से, और अपने लोगों को भी वहाँ से निकाल लिया था। तो मेरा ये ख्याल है कि शायद कुछ सालों प्रोग्राम पीछे चला गया होगा, लेकिन ये नहीं है कि वो कोई ख़त्म हो गया है। और मेरा ये ख्याल है कि अब ज़्यादा इस बात का इम्कान होगा कि ईरान क्लैंडस्टाइन तरीके से न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाएगा, बजाय इसके कि वो IAEA के सेफ गार्ड में चलाता। तो ये जो लोकल उनकी इजराइल की और अमेरिका की जो लोकल कंजम्पशन है उसके लिए तो वो कह सकते हैं कि वी हैव वॉन द वॉर, मगर इन रियलिटी ऑन द ग्राउंड ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है। स्टेटमेंट जो आई है जो जोहरी प्रोग्राम के जो उनके हेड हैं ईरान के, उन्होंने कहा कि हम IAEA के साथ जो हमारा ताउन रहा है माजी के अंदर, हम इस अटैक के बाद वहाँ से निकलने का सोच रहे हैं। हाँ ज़रा, अब IAEA उन्होंने पहले ही इल्ज़ाम लगाया कि IAEA ने जितने हमारे साइंटिस्ट असैसिनेट हुए हैं उन सब से IAEA के लोग पहले आके मिले। इन्होंने जाके इन्फॉर्मेशन रिवील की इजराइलियों को कि ये लोग हैं वहाँ पे। फिर जो अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर था इन्होंने उसको विजिट किया हुआ था IAEA ने, तो इन्होंने जाके ये भी बताया है कि वो बना हुआ किस तरह है, उसके जो स्ट्रक्चर सिविल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, क्योंकि उन्होंने बनाया उसको यूँ नहीं था, उसको यूँ स्लांट में बनाया हुआ था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लीक हुई है। तो अब ईरान जो है ज़ाहिर उनके ऊपर ट्रस्ट तो नहीं करेगा। तो मेरा भी आज़ाद तौर पर ख्याल ये है कि अगर आपने बॉम्ब बनाना है तो आप बना लें,
आप ये जो है ये नहीं कर सकते कि आप बॉम्ब लेकिन ये जो कन्फ्यूजन फैलाई जाती रही है, जो यूएस इंटेलिजेंस चीफ हैं तुलसी गबार्ड, उनकी जानिब से कहा गया कि अभी तो ईरान बहुत दूर है बनाने से और जोहरी अपने प्रोग्राम को वेपनाइज करने से। ट्रंप ने कहा कि नहीं वो गलत कह रही हैं, मैं जो बात कर रहा हूँ वो सही। उनकी एक स्टेटमेंट के ऊपर सरफराज साहब, ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी एंड देन ही अटैक्ड ईरान, उनकी जौहरी तंज़ीबात को निशाना बनाया। पीटीआई किस तरह से एनालाइज कर रही थी सारी सिचुएशन को, कैसे देख रही थी? क्योंकि ट्रंप के साथ खान साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं और उनसे बातचीत भी होती रही और काफ़ी पुरुम्मीद भी थे कि ट्रंप दोबारा आएंगे तो शायद कुछ हो सकता है, दोस्त भी कहा जाता था। कैसे देखती रही पीटीआई? देखिए जी, पीटीआई ने इस पे, पीटीआई इज़ इन दी ऑपोजिशन एट द मोमेंट। हमने तो इसमें, अब गवर्नमेंट ने जो कुछ भी पिछले दिनों में किया, जो भी गवर्नमेंट स्टांस, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट पाकिस्तान की गवर्नमेंट करती है, जी जी, पाकिस्तान की ऑपोजिशन नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात फाइनल है कि इजराइल, जो ग्रेटर इजराइल का जो प्लान है, ये उसी के चक्कर में बहुत सारे दुनिया में लोग ये भी बिलीव करते हैं कि मुस्लिम दुनिया में एक बहुत बड़ा कोई ऐसा लीडर है नहीं जिसके साथ जो मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा कर सके। शायद उसी की पादाश में खान साहब भी शायद सजा भुगत रहे हैं। बहरहाल इंडिया पाकिस्तान की जो जंग हुई उसके अंदर भी आपने देखा कि उस जंग के अंदर भी पीछे इजराइल ही हमें तो नज़र आया, उनकी वेपनरी भी यूज़ हुई और अमेरिका ने अल्टीमेटली, मुझे तो इस बात से भी इख्तलाफ है कि हम वो जंग जीत गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें सारी कौम इकट्ठी हुई, हमारी जौहरी सलाहियत भी थी, इवन द गवर्नमेंट, द अपोजिशन पार्टीज, वी वर ऑल ऑन द सेम पेज। हमने, इंडिया ने मिन्नत करके वो जंग रुकवाई अमेरिका की, हमने नहीं रुकवाई। तो हमें तो उस बारे में कुछ कहने नहीं, हमें तो कुछ, हम ये भी इंप्रेशन देते हैं कि जी वो जंग बंदी का फ़ायदा इंडिया को हुआ था। उसी तरह ईरान का जब ये मामला आया, अब ईरान के अंदर एक तो रजीम चेंज इस तरह बात होती है, दूसरा उनकी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का जो मामला था। अब अमेरिका इस जंग में बराह रास्त नहीं आना चाहता था। उन्होंने काफ़ी देर तक इसराइल को समझाया भी, लेकिन इसराइल ने बड़ा स्मार्टली ड्रैग किया है अमेरिका को इस वॉर के अंदर। और कल रात को जब अमेरिका ने डायरेक्ट अटैक भी किया ईरान के ऊपर, अब उसके बाद आज जंग, उससे ये तो बात साहब, मेरे ख्याल में अमेरिका को भी शायद ये ना चाहते हुए ये अटैक करना पड़ा, बिकॉज हम समझते हैं कि इसराइल एक्चुअली अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को ड्राइव करता है। अमेरिका इजराइल की तरफ देखता है, ना कि इजराइल अमेरिका की तरफ देखे। ट्रम्प्स नैरेटिव, वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो उन्होंने जब से अटैक किया तब से वो एक रेड कैप पहन के फिर रहे हैं, जिसके ऊपर मागा लिखा हुआ है। वो तो बात, उनका नैरेटिव तो जो है, यानी कि जो डीप स्टेट है या जूइश कम्युनिटी है, प्राइज के लिए जूइश कम्युनिटी है, वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि उनके अपने नैरेटिव्स या अमेरिका को ग्रेट बनाने का, जिसकी बेस पर वो दोबारा से प्रेसिडेंट बनकर आए हैं। तो अभी हम ये भी देख रहे हैं कि वहाँ पर बड़े उनके खिलाफ मुजाहरे भी हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि उनका नैरेटिव एक साइड पर चला जाता है? जूइश लॉबी बहुत स्ट्रांग है जी, अमेरिका के अंदर जूइश लॉबी बहुत स्ट्रांग है। और अभी आप जो बात करते हैं जंग बंदी की, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के जंग बंदी कराने के बाद भी पटाखे चल रहे हैं जी, और दोनों तरफ से, और इजराइल ही अटैक्स कर रहा है। अब ये देखते हैं कि अमेरिका इसको रोक सकता कि नहीं रोक सकता इन अटैक्स को। और हमारी जो पोजीशन पाकिस्तान की, हमें मेरे ख्याल में इतना आगे बढ़ के नोबेल पीस प्राइज वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। पाकिस्तान ने सिफारतकारी जो किया, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने गल्फ कंट्रीज को हैंडल किया, या फिर ईरान के बारे में जो हमारा नैरेटिव रहा है, उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए वैसे ऑपोजिशन को, अच्छे तरीके से किया। मैं तो उसको खास, क्योंकि पाकिस्तान बड़ी सेंसिटिव पोजीशन पर था, हर मुल्क के साथ ताल्लुकात अच्छे रखना बड़ा जरूरी था। अमेरिका के साथ भी खराब नहीं कर सकते, ईरान के साथ भी नहीं कर सकते। मैं नहीं कहता कि आप अमेरिका के साथ ताल्लुकात बिगाड़ लें, लेकिन आपको आउट ऑफ द वे जाके नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेशन भी पाकिस्तान को, इतना भी आउट ऑफ द वे जाने, और तो कोई नहीं गया। पाकिस्तान उसमें पहले नंबर पे आ रहा है इतनी, और अच्छा ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। चिश्ती साहब, ये जो ट्रंप का अगर हम तर्ज सियासत की बात करें, ये हम सभी जानते हैं कि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, अनकन्वेंशनल सियासत करते हैं, प्ले बुक के मुताबिक नहीं चलते हैं। बट इस 12 दिन की जंग के दौरान या उससे पहले से, जब से ये मामला चल रहा था कि इजराइल जो है अटैक कर सकता है ईरान के ऊपर, हमें बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स ट्रंप की तरफ से नजर आते रहे। कभी वो कह रहे थे कि इजराइल को अटैक नहीं करना चाहिए जब अटैक नहीं किया था, जब अटैक कर दिया तो फिर वो कह रहे हैं कि ईरान को टॉक्स की टेबल पर दोबारा से आ जाना चाहिए, हालांकि ईरान ऑलरेडी मौजूद था। उसके बाद ये वाली बात कि हम अटैक नहीं करेंगे, फिर कभी कहते हैं हम अटैक कर देंगे, तो कुछ समझ नहीं आया। उसको आपने किस तरह से देखा है, ट्रंप की तर्ज सियासत को? आयशा, देखिए, इसको मैं पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी समझता हूँ, क्योंकि दुनिया आपको मिसलीड करने के लिए ऐसे बयान देती है और लीडर्स भी देते हैं, और अमेरिकन प्रेसिडेंट शुड बी नो एक्सेप्शन।
वो आपको एक फॉल्स इल्यूजन या एक परसेप्शन करने पर मजबूर करते हैं या आपको इंक्लाइन करते हैं कि आप ये उनकी बात मान लें। आपने और दुनिया आपके साथ आपके स्टैंड्स को समझने में और जब स्विच करती है तो वो आपकी, जैसे मैंने अर्ज कर रहा शुरू में भी किया था, कि आपकी परफॉर्मेंस और रिस्पॉन्स पर डिपेंडेंट होता है। अगर आप एक रेलेवेंट हो जाए जंग के अंदर, आप रीगेन कर लें अपनी सॉवरेनिटी, आप रीगेन कर लें अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स, और यह इतना खतरनाक जवाब देते हैं दुश्मन को जैसे हिंदुस्तान को हमने दिया था, तो दुश्मन समझने पर मजबूर हो जाता है कि इसको, और जो दुनिया है वो भी समझने पर मजबूर हो जाती है कि ये मिडिल वे दरम्यान में निकलेगा। इंडिया पाकिस्तान का फ्लैशबैक कर लेते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने हमारी जंग शुरू होने से पहले क्या कहा था, वो आप शायद कई दफा कवर कर चुके होंगे, लोगों को याद आ जाएगा। और उसके बाद क्या हुआ जब जंग एंड हुई, तो अभी भी देखिए मिसलीड करने के लिए होता है। उन्होंने कहा था कि मैं ईरान पर अमेरिकन हमले का अप टू 2 वीक्स से जवाब दूंगा। अप टू का मतलब है कुड बी 2। अब आमतौर पे अगर आप सुनेंगे उनकी तकरीर को तो ऐसा लगेगा कि 2 हफ्ते तो है ना, टाइम बाय किया जा सकता है। इसका मतलब है ईरानियंस को किया होगा कि अप टू 2 वीक्स आई विल डिसाइड दिस, जिससे लगता है कि 2 हफ्ते तो श्योर ईरान के पास है, जबकि दूसरे दिन या तीसरे दिन उन्होंने हमला कर दिया। तो ये परसेप्शन या ओपिनियन बनाने की मीडिया एक टूल है बहुत ज्यादा, और उसको प्रसीव बनाने के लिए शायद हक बजाने भी समझ आता है कि दुश्मन को मिसलीड किया जाए, मिस इन्फॉर्म किया जाए, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी दी जाए, लेकिन फॉल्स सेंस ऑफ सेल्फ बिलीफ। पिछले 2 दिन से अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि बाय डिजाइन सब कुछ किया जा रहा है और फेस सेविंग देने की कोशिश की जा रही है ईरान को भी, इजराइल को भी। एंड देन उनका जो स्टेटमेंट आया वो ऐसा लग रहा था जैसे वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अब ऐसा होगा, 6 घंटे बाद ये होगा, फिर ईरान अटैक करेगा, फिर इजराइल अटैक करेगा, लाइक इट वाज डिजाइन्ड। आपको ऐसा लगा? नहीं जी, मुझे ऐसा इसलिए नहीं लगा कि ये भी पार्ट ऑफ द गेम होता है कि आप एक रोड मैप तय करते हैं और एक एस्केलेशन लेडर। देखिए मैंने ये हुआ क्यों है सारा कुछ, इसलिए हुआ है कि मेरी नजर में ईरान ने इजराइल और अमेरिका की एक्सपेक्टेशन से बढ़कर जवाब दिए। हारने जीतने का फैसला तो बाद में करेंगे कि कौन ज्यादा हारा, नुकसान किसका ज्यादा हुआ, न्यूक्लियर प्लांट बचा कि नहीं बचा। लेकिन जो इन्होंने ईरानी कौम ने, जो शुरू में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बिगनिंग में कहा था कि अपना रिजॉल्व और कैपेबिलिटी जब आप अनलीश करते हैं दुश्मन के आगे तो वो मजबूर हो जाता है रिव्यू करने पर। मैं आपको एक क्विकली आप एग्जांपल देता जाता हूँ यहाँ पे। देखिए जो ईरान ने मिसाइल फायर किए थे शुरू में, उन्होंने पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी इनिशियली सस्ते इनइफेक्टिव मिसाइल फायर किए थे निस्बतन, लेकिन इजराइल को तो नहीं पता था कि ये सस्ते वाले आ रहे हैं या इनइफेक्टिव आ रहे हैं या कम कीमत वाले आ रहे हैं। ईरान के हर मिसाइल की एवरेज में कॉस्ट कर रहा था तो तकरीबन 50,000 से $2 लाख तक उनको एक मिसाइल पड़ता था, जबकि इजराइल तकरीबन हर रात $1 बिलियन का एस्टिमेट हो गया है कि जो वो खर्च करता था, क्योंकि उन्होंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट फायर करना था। उन्होंने ये इंप्रेशन मेंटेन करना था कि हम हर आने वाले डिफेंस मिसाइल को या वेपन को इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखते हैं। उनको तो चौथे 5वें दिन जाकर खबर हुई कि अब हाइपरसोनिक आना शुरू है जो आवाज की रफ्तार से 5-6 गुना ज्यादा है। इनको रोकना ज्यादा जरूरी था एज कम्पेयर टू जो हमने 4-5 दिन पहले किए हैं। CNBC की एक रिपोर्ट है जिसके अंदर वो इजरायली अथॉरिटीज को कोट करते हुए कह रहे थे कि हमने पहले दिन 90% इंटरसेप्ट किए थे और चौथे 5वें दिन वो कह रहे थे हमने तकरीबन 60% मिसाइल हिट किए हैं। जिसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उन्होंने रैशनिंग शुरू कर दी कि हम सबको इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, हर मिसाइल आने वाला इंटरसेप्ट करने के काबिल नहीं शायद होता जिस पर इतना महंगा रिस्पॉन्स बैक किया जाए। तो ये सारे का सारा देखिए ईरान की वॉर स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत एक तो डिफरेंट भी थी और बहुत बेहतर भी थी। आप ये कहना चाह रहे हैं, सही समझ रही हूँ मैं? नहीं, मैं बेहतर नहीं कह रहा। बेहतर में जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी वो एयरफोर्स का ना होना था, और आपने फिर इंडिया पाकिस्तान में देख लिया कि एयरफोर्स एक बहुत बड़ा डिसाइसिव फैक्टर होता है। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि एयरफोर्स के बगैर या स्ट्रांग एयर पावर के बगैर जंग शुरू भी की जा सकती है, लड़ी भी जा सकती है, जीती नहीं जा सकती। मैं ये नहीं कह रहा, दुनिया सारी मॉडर्न साबित हो रही है सारी जंगें कि आप शुरू कर दें, आप लड़ ले, पर जीतने के लिए आपको एयर पावर चाहिए होती है। अभी आप नए हरमोज लेकिन अगर हम स्ट्रेटेजिक विन की बात करें चिश्ती साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये भी देखना पड़ेगा। डेफिनेटली आप जैसे तज्जियाकार जो वो कहते हैं थोड़ा सा हमें इंतजार करना चाहिए, पता चलेगा कि किसका कितना नुकसान है। लेकिन अभी तक जो फैक्ट्स हमारे सामने हैं, इजराइल का जितना नुकसान हुआ है और ईरान का जितना नुकसान हुआ है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, जितनी भी शहादतें हुई हैं वो बहुत ज़्यादा थी। शुरू में हम ये भी बात कर चुके हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर भी हुआ है। स्ट्रेटेजिकली अगर आप राइट नाउ सिचुएशन और फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए एनालाइज करें तो आपको क्या लगता है किसका ज्यादा नुकसान हुआ है या किसका पलड़ा अगर हम कहें भारी रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। वो इसलिए कि ईरान की तकरीबन कहते हैं 607 के करीब शहादतें हुई हैं और 600 के करीब लोग जख्मी हुए हैं, और इजराइल का भी इसी तरह कुछ दर्जनों में कह रहे हैं कि कुछ उनकी तरफ बात हुई है। इंपॉर्टेंट बात यह है जो आपने फोकस किया सवाल को, वो कहा कि नुकसान किसका ज्यादा हुआ है। देखिए, जंग में नुकसान 2 तरह का होता है।
फिर मैं क्विकली अपने सपोर्ट के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग का सहारा लूंगा। हिंदुस्तान के टोटल पाक फिजाइया ने 6 जहाज मारे और एक ड्रोन मारा। हिंदुस्तान के पास 900 जहाज है। आप परसेंटेज निकाले तो आप कहेंगे कि कोई खास परसेंटेज तो नहीं है, ये तो 5% भी नहीं बनता, 3% भी नहीं बनता। लेकिन क्या हुआ, आप 30% नुकसान कहेंगे उसको? वो इंटेंजिबल नुकसान है जो आपकी इमेज को, जो आपके रिप्यूट को, जो आपके भरम को होता है, वो कीमत पेपर्स में या डॉलर्स में नहीं की जा सकती कैलकुलेट। ईरान ने जो हमले किए हैं, हिट बैक किया इजराइल को, उनकी जो कॉस्ट निकाली जाएगी डैमेज की, वो शायद ज्यादा नहीं बने, लेकिन उन्होंने जो कॉन्फिडेंस शेक किया है इजरायली गवर्नमेंट का, आर्म फोर्सेस का, और सबसे बढ़कर इजरायली लोगों का, क्योंकि इजरायली लोगों को तकरीबन 78 सालों में, जब से इजराइल आजाद हुआ है, अमेरिका ने तकरीबन $260 बिलियन एड दी है, और ये सारी दुनिया की एड मिला ले तो उससे भी ज्यादा है। और नेक्स्ट जिस मुल्क को मिली है, और उनके डिफेंस को जो कहा जा रहा था, आयरन डोम और पता नहीं क्या क्या, उनका डिफेंस और डिफेंस कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज भी हो चुकी हैं, ईरान ने काफ़ी हद तक कर दिया है। अफनानुल्लाह साहब, हम अगर बैनुल अक़वामी सियासत को देखें और पाकिस्तान का राइट नाउ किरदार देखें डिप्लोमेसी के अंदर, अप्रिशिएट बहुत किया जा रहा है, और इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बाद से हम देख रहे हैं, देन बिलावल भुट्टो साहब और वो पार्लिमानी वफ़द जिस तरह से लेकर गए, आपको क्या लगता है व्हाट चेंज्ड? क्योंकि इससे पहले हम अपनी जब लॉबिंग की बात करते थे, डिप्लोमेसी की बात करते थे, तो हम कहते थे कि हमारी बड़ी खामियां हैं। किस चीज़ ने तब्दीली की है या तब्दीली लेकर आया जिसकी वजह से हमने अपनी डिप्लोमेसी को इतना ज़्यादा बेहतर किया है? क्योंकि बड़ी टाइट रोप थी अगर हम इस सिचुएशन को, इसराइल और ईरान की सिचुएशन को देखें तो पाकिस्तान के लिए। देखिए, जो हमारा भी रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इंडिया के साथ, उसकी वजह से, उसमें जो हमारी परफॉर्मेंस रही है, उसकी वजह से हमारा जो इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर जो हमारा स्टेचर है वो प्रोपेल कर गया है। इंडिया में पहले कहता था कि ये तो कुछ है ही नहीं, ये ज़ीरो है, या अफगानिस्तान से में मिला देते थे, और हम जो है वो शाइनिंग इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया है। अब वो सारा मामला जो है वो स्वैप हो गया है, इनका जो है वो ज़ीरो हो गए हैं और हम हीरो हो गए। इसलिए आपकी जो है अब लोग दुनिया बात भी ज़्यादा सुनती है, आपको इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा देती है। उनको ये पता है कि ये बहुत तगड़े हैं, इनसे आप जो है वो नहीं, इनको आप छेड़ सकते। तो ये है बुनियादी फ़र्क। और फिर ज़ाहिर ईरान की प्रॉक्सिमिटी पाकिस्तान के साथ है, तो उन्हें मालूम था कि अगर पाकिस्तान ईरान के फेवर में जाएगा तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा इस जंग के अंदर, क्योंकि अगर हम ज़ाहिर है उनके खिलाफ चले जाते तो वो भी बहुत बड़ा फैक्टर होता। लेकिन उनके हक़ में जाने का ये था कि उनको मालूम है कि हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, और उसको फिर अगर हम वो मज़ीद उसके फैक्टर इन करते इक्वेशन के अंदर, तो उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि ये जंग ऐसी नहीं है जो बहुत आसान होगी। तो ये बुनियादी वजह है। देयर इज वन मोर एंगल जिसके ऊपर मैं चाहूँगी कि मैं आपका कमेंट ले लूँ, फिर हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है और चाइनीज़ इक्विपमेंट जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया और बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, पूरी दुनिया के अंदर बड़ी तारीफ़ें होने लगी। उसके बाद क्या आपको लगता है कि ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इजराइल, अमेरिका, डेफिनेटली वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इस चीज़ के अंदर बड़ा प्राइड लेते हैं कि उनका इक्विपमेंट बहुत ज़बरदस्त है, अटैक करने की ज़रूरत नहीं थी ईरान की फैसिलिटीज़ के ऊपर, क्योंकि IAEA कह चुका है, वो NPT ट्रीटी के अंदर वो मौजूद है, बट उन्होंने वो अपने B-2 बॉम्बर तैयारों के ज़रिए अटैक किया और दुनिया को बताया कि हम अभी भी उसी दुनिया में रहते हैं जो कि यूनिपोलर है, और एक ही उसका पोल है जो है अमेरिका। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखिए, मैं नहीं समझता कि अमेरिका अगर एक न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर B-2 बॉम्बर से बम्बार्डमेंट करके ये कहना चाहे कि दुनिया यूनिपोलर है। दुनिया यूनिपोलर इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास खाली मिलिट्री इक्विपमेंट की रेस नहीं है, इकॉनमी की भी रेस है। उसके अंदर चाइना जो है वो काफ़ी आगे है, मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो रशिया का भी है, चाइना का भी है, अमेरिका का भी है। तो वो यूनिपोलर वाला जो मज़े थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब वो दोबारा आप कह सकते हैं कि हम हैं, लेकिन इन रियलिटी आप नहीं है। और अब देखें, वो न्यूज़ आ रही है कि इनका एक F-35 भी शायद गिरा है उधर ईरान में। अगर ये बात दुरुस्त है तो ये एक बहुत बड़ा धचका है अमेरिकन एयर पावर को, क्योंकि तकरीबन 11,000 के करीब उसके ऑर्डर्स हैं। सिर्फ 2,500 तो शायद अमेरिकन ने अपने लिए बनाए हैं। इतनी बड़ी तादाद में जो फाइटर जेट आपने प्रोड्यूस करना है, तो वो उसको अगर वो गिर जाए शुरू में ही, तो फिर आपकी एयर पावर जो है उतनी, फिर इनकी जो पेट्रियट की बैटरीज थी वो इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर सकी कतर में। जो इनके ये जो पूरा एरो 2, एरो 3, डेविड स्लिंग, ये है तो सारी अमेरिकन टेक्नोलॉजी, वो सारे फेल हो गए। या हाइपरसोनिक मिसाइल्स और ये जो इनके बाकी सारे मिसाइल्स से ईरान के, उसके आगे वो नहीं कर सके। अगर ये ईरान के मिसाइल्स कामयाबी से हिट ना करते ना, तो ये जंग अभी ख़त्म ना होती। आप देखें ना, गजा में वो बेचारों को नहीं आगे से जवाब दे पाते तो उनको मारे जा रहे हैं। ऐसे ही है। और ईरान के 12 दिन में इनकी बस हो गई। इसलिए बस होगी कि रोज़ाना
वो मिसाइल मारते थे, रोज़ाना उनको नुकसान होता था, रोज़ाना उनको पता चलता था कि ये तो बड़ा मुश्किल है। तो शायद इसीलिए रजीम चेंज वाले मामले के ऊपर खामोशी भी वो हमें इसीलिए देखी उन्होंने है, कहा तो बंदे बहुत मर जाएंगे। और Exactly. देखें तल अवीव 1/3 के करीब तबाह हो चुका है ऑलरेडी। बिल्कुल और ऐसे अगर इसी तरह मजीद और कुछ अरसा ये जंग चलती तो बिल्कुल फ्लैट हो जाता। राइट। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जी। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला और अलीमा खान जो है वो इतनी नाराज़ क्यों नज़र आ रही हैं पीटीआई की लीडरशिप से, और उन्होंने ये बात क्यों कर दिया कि माइनस इमरान शायद हो चुका है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। रजीम चेंज का पॉइंट जो है ईरान के अंदर, जो कि अहदाफ में शामिल था इसराइल के, या कुछ हद तक हम कह सकते हैं अमेरिका के भी, क्योंकि ट्रंप भी इसके बारे में बयान दे चुके हैं, वो किस हद तक हासिल हुआ तो नहीं है, लेकिन क्यों हासिल नहीं हुआ और क्यों उससे जो है ना इनको जान छुड़ानी पड़ गई, या इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की इन्होंने। इसके ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं, दैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला और बजट की डिस्कशन की तरफ चलेंगे। अली सरफराज साहब, आपको क्या लगता है इस सिचुएशन के अंदर रजीम चेंज, पीटीआई का भी काफ़ी हद तक हम माजी में देखते रहे हैं, आपका एक स्टांस रहा है, रजीम चेंज की बात करते रहे हैं। ट्रंप की जानिब से ये कह दिया गया, उन्होंने अब तो ओपनली कहा कि अगर वो नहीं मानते हैं, मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आते हैं, देन वहाँ पर हुकूमत की तब्दीली भी की जा सकती है। इससे पहले कभी किसी प्रेसिडेंट ने यूएस के इतना ओपनली बात नहीं की है, लेकिन ट्रंप ने आकर ओपनली बात की है। व्हाट डू यू थिंक? देखिए, रजीम चेंज ईरान में तो, ईरान इज नॉट लाइक पाकिस्तान। ईरान तो बैटल हार्डेंड कौम है, इतने सालों से सैंक्शन पाकिस्तानी नहीं है, बैटल हार्डेंड कौम नहीं है पाकिस्तान। पाकिस्तानी कहाँ बैटल हार्डेंड है? ईरान अभी जंग जीती है हमने। नहीं, वो तो इंडिया से। एक छोटी सी एक झड़प और छोड़ी है, और एक ईरान पूरी दुनिया से कट ऑफ है फॉर डेकेड्स। ईरान का मामला हमसे बहुत डिफरेंट है। चलिए, ये आपका टेक है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। ईरान दुनिया से उतना मानता भी नहीं, वो अपनी मर्जी करते हैं। वहाँ पे रजीम चेंज की कोशिश हुई, फेल हो गई आपकी आंखों के सामने। अब वहाँ पे ख्वाहिश, तो ये ख्वाहिश होने की हद तक तो अमेरिका सरकार की ख्वाहिश है, विजिबली है, लेकिन ये वहाँ कामयाब होगा नहीं। ईरान के अंदर अब जो कुछ वहाँ करना था कर लिया। और वैसे मैं आपको बताऊँ कि ये जो इंटरवेंशन, जैसे मैं ब्रेक में भी आपको कह रहा था, हमेशा इंटरवेंशन दो पार्टियों की सुलह करानी तभी होती है जब गरीब का बच्चा खड़ा होकर आगे से मारे। इंडिया पाकिस्तान के अंदर भी मेरे ख्याल में यूएस इंटरवेंशन ना होती, अगर पाकिस्तान इतने बुरे तरीके से अनएक्सपेक्टेडली रिटेलिएट ना करता है, चाइनीज़ वेपनरी यूज़ ना होती, और राफेल्स इस तरह ना गिरते, और पूरी दुनिया के अंदर चाइना की इक्विपमेंट की इस तरह से तशीर, और जितने ऑर्डर्स उनको मिले हैं उसके बाद उनको तो एक प्रैक्टिकल प्लेग्राउंड मिल गई ना ये इस जंग की सूरत में। अब सिमिलरली इन द केस ऑफ ईरान को मार पड़ती, 5-10 दिन ईरान पे बेतहाशा अटैक्स होते, इजराइल ईरान पे चढ़ा होता, कोई सुलह नहीं होनी थी। सुलह होती ही वहाँ पे, जो कि मैंने आपको पहले भी कहा कि पाकिस्तान को, हम अमेरिका का जो वैसे ताल्लुकात हमारे अमेरिका के साथ ठीक होने चाहिए, उसमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन हमें बार बार ये नहीं कहना चाहिए कि जब हम बड़े शुक्रगुजार हैं हमारी उन्होंने इंडिया के साथ सुलह करा दी। सुलह करानी थी, इंडिया की खातिर करानी थी, वो हमारे लिए थोड़ी करानी थी। वी वर विनिंग द वॉर। सिमिलरली इजराइल की सुलह कराने के लिए भी अमेरिका को इजराइल ने मिन्नतें करके सुलह करवाई है। अब वो ईरान पे शायद उस सुलह को इतना भार भी नहीं होगा, बिकॉज इजराइल को अनएक्सपेक्टेड रिटेलिएशन मिली। ऑपोजिशन लीडर जो हैं वो तो कुछ और बात कर रहे थे कि हमारे पास तो ना फ्यूल है, हमारे प्लेन्स जो हैं वो किस तरह से उड़ेंगे, तो हम तो ये जंग जीत नहीं पाएंगे, जिस वक्त इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट था। उमर अयूब साहब, ठीक है, लेकिन उस वक्त शायद हमें नहीं पता था कि हमें कैसी सपोर्ट दाएं बाएं से भी मिलेगी। मैं अगर उनका बयान था, मैं उस पर आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। बात सिंपल इतनी है कि जब जंग हुई वो एक उनकी असेसमेंट थी कि जिस तरह हम बयान करते हैं कि जी हमारी इकोनॉमी का, और हमारी इकोनॉमी के ओवरऑल हालात भी ऐसे ही थे, हमने अपने शायद फंड्स को दूसरी जगहों से रीरूट करके एक मोर इम्पॉर्टेंट जंग की तरफ भी शायद लगा लिया होगा, लेकिन वो तो एक जनरल स्टेटमेंट थी ना कि जब आपके मुल्क की इकोनॉमी के इतने बुरे हालात हों, स्टेटमेंट्स जो होती हैं, मैं आपको बताता हूँ उन चीज़ों की एक वजह भी नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ऑपोजिशन लीडर हो गए या वजीर दिफा हो गए या कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी पाकिस्तान की जो है, जब भी वो कोई स्टेटमेंट देती है तो उसको सिर्फ पाकिस्तानी नहीं इंटरनेशनल मीडिया भी कवर करता है, एंड देन परसेप्शन बनाई जाती है उसके मुताबिक। इस बात का मैं आपको जवाब देता हूँ, जो हमारे मुल्क के हालात हैं, जिस तरह की हमारे मुल्क के सारे इदारों का जिस तरह बेड़ा गर्क हो रहा है, जिस तरह हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन है,
हम अपनी अब कौमी असेंबली के फ्लोर के ऊपर जब खड़े होकर बात करेंगे तो हमने अब बात तो करनी है, वी कांट कीप क्वाइट अबाउट इट, क्योंकि अगर हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस हमें नजर आ रही है तो दैट इज द फोरम वेयर बट देयर इज ऑलवेज अ टाइम टू टॉक अबाउट सम थिंग्स, क्योंकि अगर इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ने के लिए तैयार है और हमें नजर आ रहा है कि उमर अयूब साहब ने ये तो नहीं कहा था कि इंडिया पाकिस्तान पे चढ़ गया। उन्होंने ये बात की थी कि जो हमारे तैयार है उनके ऊपर उनके अंदर फ्यूल कहां से बनेंगे। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अफनान साहब, आप इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे, ये जो बात कर रहे हैं? देखिए, पहली तो बात ये है कि ये मैं नहीं समझता कि ईरान हमसे ज़्यादा बैटल हार्डन्ड है। जितनी जंगें हमने पिछले 40 साल में लड़ी हैं, जितने धमाके कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, क्वेटा हमारे शहरों में हुए हैं, इतने इसके 1% या 5% भी कहते हैं ईरान में नहीं हुए। और जिस तरह और ईरान के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो हमारे पास नहीं है, कि उनके पास तेल है, रिसोर्सेज वाइज वो उनका और हमारा कोई कंपैरिजन है ही नहीं। सैंक्शंस के बावजूद सरवाइव करते रहे। और पाकिस्तान हैज़ रिमेन्ड वन ऑफ द मोस्ट सैंक्शनड कंट्री इन द वर्ल्ड। जब ये तो अब आके आपको लगता है ना कि सैंक्शन नहीं है, लेकिन अगर आप 90s में जाएं, आप 80s में जाएं, पाकिस्तान वो सैंक्शन, क्योंकि आपको न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था और हम उनकी बात नहीं मानते थे, तो वो उन्होंने हमें सैंक्शन किया हुआ था, हर जगह से हम सैंक्शन थे। उसी के अंदर ही हमारे जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप थी, हमारी मिलिट्री की लीडरशिप थी, उन्होंने उसी मुश्किल हालात में एक न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाया और मुल्क की इकॉनमी को भी चलाया और मुल्क को भी चलाया। तो ये मेरा अपना इसके ऊपर व्यू है। ये हमें देखें, हम अक्सर औकात अपने आप को जो है वो बहुत ज़्यादा ख़ुद ही ऐसा समझ लेते हैं जैसे नहीं, हालांकि दुनिया अब ये समझती है कि पाकिस्तान जो है वो एक राइजिंग पावर है, एक राइजिंग सुपर पावर है। ये हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि चाइना और पाकिस्तान जो है दे आर द सुपर पावर ऑफ द फ्यूचर। तो ये दुनिया को नज़र आ रहा है कि ये आगे होने जा रहा है। जहाँ तक बात है पीटीआई की, देखें आपने ठीक कहा कि पीटीआई ने के दौर में ये वाली बात की गई कि जी वो तेल नहीं है टैंकों में तो कैसे लड़ते हैं। हालांकि ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अगर आप आर्मी की जो लॉजिस्टिक्स के जो लोग हैं, अगर आप मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब से पूछ लें, वो इसके रहे हैं हेड लॉजिस्टिक्स के, वो आपको बताएंगे कि हमारे पास 4 महीने का हर वक्त अवेलेबल होता है फ्यूल और बाकी सारी चीज़ें भी, और दैट इज़ मोर देन इनफ। तो ये है। अब बुनियादी तौर पे जो है वो चाहते नहीं थे जंग लड़ना उस वक्त, और इसलिए उन्होंने इसको एक बहाना के तौर पे इस्तेमाल किया। ठीक है चिश्ती साहब, ऐसी सिचुएशन जब खुदा न खास्ता किसी भी कंट्री के ऊपर हो, पाकिस्तान की बात कर ले तो पाकिस्तान के ऊपर पास के अंदर इस तरह की सिचुएशन रही है इंडिया के साथ, जब हमें उस कॉन्फ्लिक्ट में जाना पड़ा, इंडिया ने अटैक किया, आपको क्या लगता है इम्पॉर्टेंट पॉलिटिशियंस जो मुल्क के होते हैं उनकी तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट्स जब आते हैं तो वो कितना ज़्यादा अफेक्ट करता है? क्योंकि ये जंग सिर्फ मैदान जंग की जंग तो नहीं रही, अब तो नैरेटिव की जंग भी बन जाती है, 5th जनरेशन वॉरफेयर भी हमें लड़ना पड़ता है, मीडिया की जंग भी बन जाती है। व्हाट डू यू थिंक? जी आयशा, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि देखें, ये जो आर्म फोर्सेस होती हैं ना, ये एक वेपन होती हैं इन द हैंड्स ऑफ पीपल। ये जो जिस्म होता है ये कौम होती है बुनियादी तौर पर, ये लोग अवाम होते हैं जो उस मुल्क के शहरी होते हैं, वो होते हैं। जो आर्म फोर्सेस, अगर मैं फाइटर पायलट हूँ या मैं एक आर्मी का सोल्जर हूँ या मैं एक सेलर हूँ, आई एम अ वेपन इन द हैंड्स ऑफ द बॉडी। और बॉडी जो है वो अवाम है। जितनी स्ट्रेंथ, जितनी इंस्पिरेशन, जितनी करेक्ट डिसीजन मेकिंग, जितनी रैशनैलिटी बॉडी में होगी, वेपन की परफॉर्मेंस उतनी ही अच्छी होगी। और बॉडी जितनी यूनाइटेड होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये अगर बॉडी के अंदर डिस्ट्रॉशन है, बीमारी है या वो इनएबिलिटी है, तो वो यहाँ भी नजर आएगी। आपने नोट किया होगा कि हम जितने मर्जी पोलराइज थे, लेकिन हिंदुस्तान का जो ही अटैक हुआ, पूरी कौम पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के पीछे खड़ी हो गई और मुसल्लह अफवाज की पुष्पनाई की उन्होंने। एक चीज हमें याद रखनी चाहिए, हमें हमारे लोगों को ये पता था, चाहे वो किसी पार्टी से हो, जो आपके सामने बैठी पार्टियां, जो सामने नई रिप्रेजेंटेटिव बैठे हो, उनकी बात। एक चीज याद रखिए, हम सबको पता था कि ये वॉर हम हक पर लड़ रहे हैं, हम अपनी सोवरेनिटी के लिए लड़ रहे हैं, अपने आने वाली नस्लों के लिए लड़ रहे हैं। तो एक चीज याद रखनी चाहिए हमें कि अगर आपकी कॉज जस्टिफाइड होगी जंग लड़ने की, तो आपकी वॉर जस्टिफाइड होगी, और अगर आपकी वॉर जस्टिफाइड होगी तो आपकी परफॉर्मेंस भी जस्टिफाइड होगी। आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों पर अप्लाई कर ले। हिंदुस्तान के पास ना कॉज जस्टिफाइड थी, ना वॉर जस्टिफाइड थी, ना उनके आर्म फोर्सेस की और स्पेशली एयरफोर्स की परफॉर्मेंस जस्टिफाइड थी। हिंदुस्तान पाकिस्तान आ जाए, यहाँ पे देखिए, हमारी कॉज भी जस्टिफाइड थी, हमारी वॉर भी जस्टिफाइड थी, और आपने नोट किया होगा कि हमारी मुल्क की मुसल्लह अफवाज की, खासतौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स की, आपने देख लिया, हमारी परफॉर्मेंस भी जस्टिफाइड थी।
तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द यूनिटी, सपोर्ट, इंकरेजमेंट एंड बिलीव। ऑब्वियसली जो ट्रस्ट लोग करते हैं आर्म फोर्सेस पर, आप ट्रस्ट निकाल ले लोगों का। मैं कोई दुनिया के मुल्क में कभी मैंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी किसी मुल्क ने जंग जीत ली हो जिसके पीछे उसके लोग ना खड़े हो, जिसको सपोर्ट ना कर रहे हो और ट्रस्ट ना कर रहे हो। ये बेसिक इंग्रेडिएंट है, इस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज या सोचा भी नहीं जा सकता कि कोई जंग लड़ी जा सकती है। ये बहुत डिफरेंट डायमेंशन अब हो गई है। और एक और आखिरी पॉइंट मेरी तरफ से, इस पे ये भी ज़हन में रखिएगा कि दुश्मन पेनिट्रेट करता है आपको बिलीव करने पे या मिसबिलीव करने पे, या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कराना चाहता है वो। ईरान के लोगों का भी उन्होंने यही किया परसेप्शन बनाने के लिए। उन्होंने भी राइजिंग लॉयन एक्सरसाइज का नाम, ये पूरी वॉर गेम का या ऑफेंसिव ऑपरेशन का नाम रखा राइजिंग लॉयन। आपको मैं बताता चलूं आपके व्यूअर्स को कि किस तरह से नाम आया, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। कलमा लिखा, अल्लाह लिखा हुआ है इस वक्त ईरान के झंडे पर सेंटर में। यहाँ पर लॉयन होता था शाह ईरान का पहले, और आपने नोट किया उन्होंने क्या नाम दिया, राइजिंग लॉयन। लेकिन लोग खड़े हुए, लोग अपनी हुकूमत को पसंद करें या ना पसंद करें, जब जंग हुई तो लोग पीछे खड़े हो गए। पाकिस्तान में भी यही हुआ, हमारे इख्तलाफात जितने भी हुए, लेकिन लोगों ने रिजॉल्व दिखाया। रिजॉल्व नहीं हो तो जंग नहीं लड़ी जा सकती। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो वो पॉइंट जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रही हूँ काफ़ी देर से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और अलीमा खान साहिबा का जो स्टेटमेंट है वो क्यों इतनी मायूस नज़र आ रही है और उनको क्यों लगता है कि माइनस इमरान खान हो गया। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, साथ रहिए। बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। खैबर पख्तूनख्वा का बजट कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब की मुशावरत के बाद ही मंजूर करवाया जाएगा, लेकिन अब कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आई हैं जब ये बजट मंजूर कर लिया गया है कि अचानक से क्यों इमरान खान से मुशावरत के बगैर मंजूर कर लिया गया। अलीमा खान साहबा ने भी इस पर शिकवा किया है और इसके साथ साथ सलमान अकरम राजा साहब का बयान जो है ना वो भी मैं देख रही थी, उन्होंने भी कहा कि समझ नहीं आ रहा कि अचानक इतनी जल्दी क्यों पड़ी और ये बजट जो है वो बानी PTI से मुशावरत के बगैर मंजूर कर लिया गया। अली सरफराज साहब, इसकी क्या रीज़न है? और अलीमा खान साहिबा जो हैं उनसे सवाल हुआ आज, आपने देखा भी वो क्लिप, वो कहती हैं कि लगता है कि माइनस इमरान खान हो गया। उनको ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? मैं इस बात का जवाब भी देता हूँ, बस एक कमेंट मैं पहले देना चाहूँगा। अफनानुल्लाह साहब ने भी पहले कहा कि PTI शायद ये जंग लड़ना नहीं चाहती थी। मैं सिर्फ आपको एक बात क्लियर कर दूँ, जंग लड़ना या ना लड़ना ये PTI और नून लीग की बात नहीं थी। जंग तो इम्पोज हुई थी, लड़नी पड़नी थी। इट वॉज ए रिटेलिएशन टू एन एक्सटर्नल अटैक। ठीक है, बात असेंबली में जो चीज़ इन्होंने मिस की वो ये थी कि PTI ने असेंबली में जो तकरीरें की बशमूल मेरे और उमर अयूब के भी, कि जो भी हालात होंगे हम अपनी फ़ौज के साथ और अपने मुल्क के साथ खड़े होंगे। और उस सिचुएशन के अंदर हमारे बहुत सारे इंटरनल इश्यूज़ थे, हमारे घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें, वी हैड टू ब्रिंग आवर हाउस इन ऑर्डर, जो कि नहीं था हमारे मुल्क में। हम बहुत सारी सिक्योरिटी का जो इजलास हुआ था उसके अंदर फिर PTI क्यों नहीं गई? पहले कहा कि PTI जाएगी इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन के दौरान, कॉन्फ्लिक्ट के दौरान पहले PTI ने ऐलान किया कि जाएंगे एंड देन लास्ट मोमेंट पर बैकआउट कर लिया। उसमें फिर क्यों नहीं गई अगर साथ खड़े हुए थे तो? नहीं, हम बिल्कुल साथ खड़े हुए थे। उसके देखें, उसमें हमने एक जनरल एक बात रखी हुई थी कि हमें खान साहब को आप उसमें बुलाएं और उनको पेरोल पे बुला लें या जैसे भी बुलाएं। नहीं बुलाएं, उस मीटिंग में जाने या ना जाने से ये नहीं साबित होता कि हम साथ नहीं खड़े थे। हमने उस वज़ीर आज़म की नहीं तो जेस्चर आपको मैं बताता हूँ ना, हमने उस वज़ीर आज़म की जो अपने हल्के से सीट नहीं जीता हुआ उसकी तकरीर सुनी 1 घंटा बैठ के, साथ हमने डेस्क पे लगा। आपको लगता है कि ऑपोजिशन का बस यही काम है कि बैठकर तकरीर अगर आपने सुन लिया उस टाइम पे? नहीं, हमने पूरी सपोर्ट की, हमने खुद भी सपोर्टिव तकरीरें की हैं असेंबली के अंदर। आपको नहीं लगता कि अगर आप चले जाते, PTI चली जाती उस मीटिंग के अंदर तो ज्यादा बेहतर एक यूनिटी का तासुर जाता पूरी मेरे ख्याल में प्रॉपर तरीके से इनविटेशन। ठीक है, चलें इस बजट वाले मामले पर आ जाए। बजट वाले मामले के अंदर देखिए, सूबे का बजट जो है बिल्कुल हमारा ये ख्याल था कि खान साहब से मुशावरत होनी चाहिए और उसके लिए हमने बारहा दरखास्तें भी दी कि हमारे चीफ मिनिस्टर को भी मिलने दिया जाए, हमारे पार्टी लीडर्स को मिलना चाहिए। पिछले हफ्ते मेरी अपनी मुलाकात थी अडयाला में, 5 घंटे माशाल्लाह इस मुल्क के कानून में एक SHO जो है वो पाकिस्तान के कानून से ऊपर हो गया था। 6 पार्लियामेंटेरियंस को उन्होंने धूप में खड़ा रखा 6 घंटे। तो इसके बारे में भी थोड़ी सी बात होनी चाहिए, जो कि नहीं होती अनफॉर्चुनेटली। अब हमें खान साहब से मुशावरत, उनसे बहुत सारी चीज़ों की फंड्स एलोकेशन, क्योंकि हमारे तो सूबे के अंदर तालीम के ऊपर भी डिस्कशन होनी थी और कहाँ कितनी पैसों की एलोकेशन होनी थी वो पूछना चाहिए। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली खान साहब से मुलाकात कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ जाके, आपके जेल के कवानीन के ख़िलाफ़ अगर नहीं मुलाकात करवाई जाती तो क्या सूबा नहीं चलाना?
अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स यू हैव टू टेक डिसीजंस इन द सेंस कि अगर आप सूबे के डिसीजन अगर आप वहाँ बजट पास नहीं करते तो फिर बहुत सारे तो अगर मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई खान साहब से तो सीएम साहब ने मंजूर कर लिया इमरान खान साहब की मुशावरत के बगैर और उनसे अप्रूवल लिए बगैर मंजूर कर लिया? नहीं देखें, हमारे लिए मजबूरी है कि अगर आप एक सर्टेन पॉइंट तक अगर आप अपना बजट पास नहीं करते तो फिर बहुत सारी चीजें वफाक के पास ठीक है, लेकिन वो गंडापुर साहब ने लास्ट वीक 2 हफ्ते पहले ही अलीमा खान साहिबा के साथ खड़े होकर ये बात की थी कि खान साहब से मुशावरत के बाद ही बजट मंजूर होगा। अब उसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं, मैं आपको ये बता दूं, खान साहब के साथ हमारी जब भी मुलाकात होगी हम उसमें अमेंडमेंट्स भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ कानूनी कबाहतें ऐसी थी कि बजट को अब एक गिवन डेट से पहले पास करना, नहीं तो हमारा एक सूबा जिसमें हमारी हुकूमत है उसमें भी कुछ आइन के मुताबिक कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप सेट डेट तक पास नहीं करते तो आपके उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको लेटर ऑन आहिस्ता आहिस्ता समझाएंगे। इसमें सूबे के कंट्रोल में प्रॉब्लम है, हमारी सूबे में गवर्नमेंट है। खान साहब कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि अगर खान साहब से मुलाकात को ना करवा के इस आड़ में केपीके के बजट को डिले किया जा रहा है तो अलीमा बीबी को एतमाद में ले सकते थे, उनको नहीं लिया, वो लेना चाहिए था, वो अली अमीन साहब को ले लेना चाहिए था, उनको ये चीजें एक्सप्लेन कर देनी चाहिए थी कि फलां रीजंस की वजह से हम इस वक्त बजट पास करना हमारी मजबूरी है। हम खान साहब बाद में जिस तरह कहेंगे वैसे अमेंडमेंट्स कर लेंगे, ठीक है, ये हो सकता था। ठीक है, अफनानुल्लाह साहब आप कैसे देख रहे हैं पीटीआई की राइट नाउ पॉलिटिक्स को? वलीमा साहिबा जो हैं वो भी कह रही हैं कि लग रहा है कि माइनस इमरान हो गया है। मैं राना सनाउल्लाह साहब का एक स्टेटमेंट पढ़ रही थी, उन्होंने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बात की है कि क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि खान साहब बाहर आकर हमारे साथ भी वही सलूक करेंगे या हमें हमारे ऊपर जो जुल्म बर्बरियत है वो करेंगे, इसलिए हम भी पूरा जोर लगा रहे हैं कि जब तक उनको अंदर रख सकते हैं रखें। राना सनाउल्लाह साहब ये बात कर रहे हैं। देखिए, बात ये है कि पहली बात तो जो अलीमा खान साहबा ने की वो मैं उसको एंडोर्स करता हूँ। अच्छा। कभी कभी इसी तरह होता है, लेकिन चलें आज मैं उनको एंडोर्स कर रहा हूँ, जो कह रही है ठीक कह रही है। दूसरी बात ये है कि देखें, इमरान खान साहब की जो सियासत थी वो तो रिवेंज की थी ना। उन्होंने कहा था कि मैं पंखे और एसी ले लूँगा, उन्होंने हमारी लीडरशिप को सारी को उठा के जेल में डाल दिया और फिर उनका मजाक उड़ाया कि देखें जी मैंने, वो कहता था कि मुझे जेल में डाल दो, देखें मैंने उसको जेल में डाल दिया, अभी मैं वापस अमेरिका से जाऊंगा और मैं जाके ये भी ले लूंगा, वो भी ले लूंगा। इस गवर्नमेंट ने भी पंखे और एसी ले लिया क्योंकि अलीमा साहिबा कह रही हैं कि वो पसीने में शराबूर होते हैं, लेकिन शिकवा कोई नहीं करते। तो बिजली बंद कर देते हैं 10-10 घंटे। पंखे और एसी का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन पंखा तो फॉर श्योर अंदर होता है। ये नहीं हो सकता कि पंखा ना हो, लेकिन पंखे के साथ भी अडयाला में अगर आप हैं तो आपको गर्मी तो लगेगी, इस तरह नहीं हो सकता। और बाकी हमारी भी जितनी लीडरशिप थी उनके साथ भी इसी तरह ही हुआ था, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ और मियाँ साहब के साथ। बात यह है कि इमरान खान साहब को ये सोचना चाहिए कि उनकी तर्ज सियासत ने उनको और पाकिस्तान को कहाँ ले आए हैं। अगर वो चार्टर डेमोक्रेसी में यकीन रखते, अगर मुल्क की जमहूरियत में यकीन रखते तो वो ये काम ना करते जो उन्होंने किया कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के हुकूमत के अंदर आते और फिर जो हमें इस तरह गिरा के हमारे खिलाफ मुकदमे बनाते। वो हमारे साथ चार्टर डेमोक्रेसी पे आ जाते, अगर वो जीतते तो उनकी हुकूमत बन जाती, अगर वो हारते तो वो अपनी हार तस्लीम कर लेते। लेकिन ये बदकिस्मती से उनसे हुआ नहीं। आज भी वो नहीं, आज भी देखें उनकी बातें क्या हैं कि मैं जी इस्टेब्लिशमेंट से बात करूँगा। इसका मतलब ये है कि आपका जमहूरियत में, इस मुल्क के निज़ाम के अंदर, सिविल सेटअप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपका इंटरेस्ट सिर्फ ये है कि मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ और मुझे ताकत मिल जाए, बस। उसके लिए वो हर चीज़ करने के लिए तैयार है। लेकिन अफनान साहब, माजी में तो हमने देखा है ना कि ये माइनस मियाँ साहब की भी बात हुई कि नवाज शरीफ साहब को माइनस कर दिया जाएगा, कभी जरदारी साहब को माइनस करने की बात। माइनस तो कोई नहीं होता है ना पाकिस्तानी सियासत है, तो वक्त गुजरेगा तो खान साहब भी बाहर आ जाएंगे। मैंने तो ये कहा, क्या कहते हैं कि अलीमा खान साहिबा की बात को मैं एंडोर्स करता हूँ। अगर उन्होंने कह दिया तो मैंने उसको एंडोर्स कर दिया। ठीक है, मुस्तकबिल करीब में उनका बाहर आते हुए वो मुझे नज़र नहीं आ रहे। ठीक है। और देखें, 2007 में जब चार्टर डेमोक्रेसी किया गया था तो उसकी बुनियाद यही थी कि हम जो आपस की ये इन फाइटिंग है इसको ख़त्म करके और जो है वो जमहूरी इक़दार जो है उनको बेहतर करें मुल्क के अंदर, ताकि जो है आपस की लड़ाई ख़त्म हो और मुल्क को आगे लेके जाए। ये तो इमरान खान साहब का बुनियादी ऑब्जेक्टिव ही ये था कि सारे के सारे जो अचीवमेंट जिसको रोल बैक किया जाए वो उन्होंने कर दिया, वो आज भी उसी के पीछे है। ठीक है, ठीक जब है। वो मेरे पास वक्त कम रह गया, मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ कि खान साहब की सियासत उनको कहाँ पे ले आई और उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब की बात की। मियाँ नवाज शरीफ साहब तो 4 दिन जेल में रहे, उसके बाद उनके प्लेटलेट्स गिर गए थे, सिचुएशन ही डिफरेंट थी। इमरान खान इज अ डिफरेंट पर्सन। इमरान खान तो कौम की मंगों में पूरा उतरा है। 2 साल से इन्होंने खान साहब को अंदर रख के बैठे हुए, अपना शौक इन्होंने पूरा कर लिया है। और जिन केसेस में वो अंदर थे, उन केसेस में और इन केसेस में बड़ा ब्लेटेंट, बड़ा डिफरेंस है।
उनको तो वो तो सजा याफ्ता लोग थे ठीक है। और जिन दिन और जो 1.5 साल मियां साहब इनके दौर में रहे हैं अंदर, जो इन्होंने जो केसेस इससे पहले 1.5 साल से पहले भी रह चुके ट्रस्ट ठीक है। केस इमरान खान से अभी भी पाकिस्तान की जेल तारीख का पहला केस है जिसमें सारे के सारे पैसे 190 मिलियन पाउंड वाला केस क्या बना? ठीक है, नहीं उसका भी बताया ना। मैं 190 मिलियन पाउंड की ही बात कर रहा हूँ। 190 मिलियन पाउंड के अंदर से मेरा ख्याल 20 के 25 मिलियन 480 कनाल जमीन ली थी भाईजान। एक का जवाब दे लूं। अब देखें, दिस इज व्हाट हैपेंस विद पीएमएलएन। जब इनको किसी एक बात का जवाब दें तो फिर वो अगला सवाल कर देते हैं। आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि आपके ये केसेस वैसे नहीं है जिस तरह मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ पे थे, जिनके वो इस तरह कागज उठा के असेंबली में कहते थे ये है वो राय और कागज खाली होता था। ये तो वो केसेस हैं जाली किस्म के बनाए हुए जिसके अंदर सारे के सारे पैसे, जिन पैसों की लूट की बात रही, पैसे तो वो लूटे गए जो इन्होंने लूटे थे। ठीक है। जिन लूटे हुए पैसों की ये बात कर रहे हैं वो तो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हुए हैं। 480 कनाल बता दें। ठीक है, चलिए फाइनल कमेंट मुझे लेते हैं। खालिद चिश्ती साहब, रख लेते हैं। ठीक है, खालिद चिश्ती साहब, ट्रम्प साहब कह रहे हैं अब सबके साथ तिजारत होगी, तिजारत के अंदर उन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं? क्योंकि अभी तक जो हमने देखा है वो डिसेप्शन भी करते रहे हैं, वो इस जंग के दौरान कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट भी देते रहे हैं, और फिर जिस तरह से एक मुलाकात भी हुई, बड़ा इंपॉर्टेंट एक लंच भी हुआ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से। आपको लगता है कि हमारा फ्यूचर जो है अमेरिका के साथ स्पेशली ट्रेड के लिहाज से वो ब्राइट है? देखिए आयशा, दुनिया आप किसी की हमदर्दी में किसी तरह नहीं करती। ओनली पावर टॉक्स टू पावर। एक चीज ये ध्यान में रखिएगा, और एक विक्ट्री हैज वैल्यू। ये दो चीजें मिला लें तो आपको जवाब मिल जाएगा कि ये हम जीते हैं, ये कौम जीती है, मुसल्लह अफवाज जीती हैं, तो दुनिया आपसे बात करने को तैयार है, आपके साथ ट्रेड करने को तैयार है। और जैसे मैंने अर्ज किया कि विक्ट्री की भी वैल्यू होती है और पावर की भी वैल्यू होती है। पाकिस्तान ने अपनी पावर और विक्ट्री अपने बाजू पर इस कौम ने, मुसल्लह अफवाज ने रीगेन की है। इसकी वजह से हम रेलेवेंट हैं, और अल्लाह करे कि हम रेलेवेंट रहें, क्योंकि अमेरिका आपने नोट किया ठीक है, बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब, थैंक यू सो मच। वक्त हमारे पास ख़त्म। नाज़रीन, हमने कोशिश की है कि फिर से अहाता करें बैनुल-अक़वामी जो सूरत हाल है इसके ऊपर, और उसके साथ साथ जो हमारी मकामी सियासत है उसके ऊपर भी बात करने की हमने कोशिश की है। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।